इसके उच्चारण में वो सा बोल रहा था, सा सा, जीवा को दंत में टच करा रहा था, इसको बोल रहा था। तो उसको हमने अभ्यास कराया कि ऐसे करो। अब उसके हम आ जाए अक्षर पर, अक्षर से आ गए अब हम शब्द पर। बेटा शाम नहीं, शाम, शाम बोलो शाम, शहर बोलो शहर, शहर मत बोलो। तो निदानात्मक शिक्षण में पहले तो हम चिन्हित करें कि समस्या है कहां उसकी। मार्क्स उसके कम आए तो क्यों आए, रटने वाले विधा में कम आए हैं या समझने वाले विधा में कम आए हैं, वाक्य में अशुद्धि उसके हो रही तो कहां से हो रही है, शब्द में से हो रही है कि वर्ण से हो रही है, क्रम में गड़बड़ी हो रही, ग्रामेटिकल गड़बड़ी है कि उसकी भाषाई अशुद्धि है जो वर्णात्मक इसकी ध्वनि उच्चारण की है। जब हमने चिन्हित कर लिया तो अब उसको हम रेमेडी देंगे कि भाई ये करो, तुम उसका अभ्यास करा। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान के बाद उसका निदान। इन्होंने इतना ही केवल दिया है। अगला, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, देखिए एकमात्र अगर कहीं रहेगा तो सीटेट में वो आंसर गलत रहेगा। एकमात्र, एक ही, एक भी, ये सब गलत होंगे। ही भी, मात्र, ज्ञान, अंक, ये सब आंसर गलत होंगे। एकमात्र, एक ही, एक भी, केवल, वनली और वनली जो आप कह रहे हैं, या अंक आधारित, ज्ञान आधारित, ये सब आंसर गलत होंगे। सीटेट इसको गलत मानता है। क्षमता आधारित, सर्वांगीण क्षमता आधारित, गणित में बच्चा आपका कम नंबर पाया लेकिन दौड़ने में अच्छा है, बच्चे को आप खराब मत कहिएगा, ग्रेडिंग उसकी करिए, ए ग्रेड का बच्चा दौड़ अच्छा रहा है। विषय आधारित मत करिए, सीटेट यही कह रहा है, मतलब नई शिक्षा नीति यही कह रही है। तो ये तो आंसर वैसे गलत। साध्य है, नहीं, पुस्तक साध्य नहीं, साधन है। हमको जाना है प्रयागराज तो बस हमारा साध्य नहीं है, इस बस से नहीं उस बस से जाएंगे। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं तो ये हमारा साध्य नहीं है, साध्य हमारा है रिजल्ट। चाहे वो टेस्ट दीजिए, चाहे क्लास लीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, साध्य हमारा केवल एक है, रिजल्ट। ये सब साधन है। हाँ, लक्ष्य, जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य है खुशियां। अब खुशियों के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए हम नौकरी करते हैं, तो ये सब हमारे साधन हो गए। साध्य हमारा है खुशियां, खुशियां मुट्ठी बंद कर लेना है 8 फरवरी के पहले पहले। नागर साहब सीरियस नहीं हो रहे हैं, अब हो जाइए सीरियस, एकदम ज्यादा सीरियस नहीं होना है, एम्बुलेंस बुलाना पड़े। बहुत आसान है इसका पेपर, आप देखिए इतना आसान है कि आपको लगेगा कि क्या मजेदार चीज आ गई हमारे लिए। और शायद हमको टेट अगर पहले देना होता तो इसको देते भी नहीं। काहे देते, टेट पास कर हटाओ यार, काहे हेडेक ले। ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज कर दी। मेरे पास उल्टी पड़ती खबर आई है कि टेट अब होगा, और थोड़ा बढ़िए, और थोड़ा बढ़िए। बहुत अच्छा हुआ जो ये आ गया, अब हम कम से कम इसी बहाने थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे ठंडक में, नहीं तो बुढ़ापा एकदम पकड़ लेता। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर, मतलब हिंदेतर, हिंदी से हट करके भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। वो मन लगा करके, गलत बात, बच्चे खूब मन लगाते हैं। ये तो बच्चों को कभी दोष दे ही नहीं ना। कल आपने कह दिया बाल केंद्रित पूरा शिक्षण रहेगा, बच्चे सब अच्छे और होते भी है, सच्चाई यही है। समस्या हमारे अंदर है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। सीटेट में जो सबसे बड़ा आंसर होगा वह 95% सही होगा। आप किसी साल का पेपर क्वेश्चन मत देखिए, आंसर सबसे बड़ा लगाइएगा। 150 में आपके 22 सवाल, 24 सवाल, 25 सवाल वैसे सही हो जाएंगे। ऐसी परीक्षा जो आपको स्वतः प्रश्न पढ़ने के पहले 25 नंबर दे रही है, केवल एक ही है हिंदुस्तान में, सीटेट।
सबसे बड़ा आंसर केवल लगा हुआ है, मात्र लगा हुआ है, ज्ञान लगा हुआ है, अंक लगा हुआ है। सब गलत, सब गलत, गलत। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, ठीक बात है भाई। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ठीक बात है भाई। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ठीक है। बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन, सबसे बड़ा आंसर। किसी साल का पेपर उठा लीजिए, 22 से कम मेरा दावा है आपके आंसर सही होंगे, 22 से कम। और किसी किसी साल तो 32-33 तक पहुंच गया, 32-33 पहुंच गया है। मैं करके देखा हूं 150 में। आप प्रश्न मत पढ़िए, केवल बस सबसे बड़ा आंसर नाप लीजिए, बित्ता से लगा दीजिए। अभी मैं पर्यावरण दिखाऊंगा, पर्यावरण सीटेट का मुझे ही करवाना है, मैं दिखाऊंगा कितना आसान है। आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं रहता। पैडागॉजी वो नहीं करा पाएंगे। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल, थोड़ा एक दो लाइन थोड़ा लिख दीजिए, तो एक दो लाइन लिख दीजिए। आते हैं हम लोग संधि पे आते हैं, एक दो लाइन थोड़ा सा लिख दीजिए। एक दो लाइन लिख दीजिए, बस ऐसे एक दो लाइन लिख दीजिए। भाषा शिक्षण, या हिंदी ही लिख दीजिए, हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा शिक्षण में एक प्रमुख बिंदु, एक प्रमुख बिंदु भाषा अधिगम एवं अर्जन माना जाता है। फिर नीचे लिखे, अधिगम से आशय सीखने ऑब्लिक लर्निंग से है। अच्छा, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या मान लीजिए एसी बनाना सीखते हैं, तो ये हमारी स्किल है ना। ऐसे भाषा भी एक स्किल है, भाषा को जानना भी एक स्किल है, यानी कौशल है। भाषा को जानना या एसी बनाने को जानना या गाड़ी चलाना, तो इस स्किल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर हम शिक्षक हैं तो हम बच्चों को इस स्किल डेवलपमेंट में कैसे कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं? सबसे पहला काम क्या करना शुरू कर दें? ऐसा एटमॉस्फेयर दे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग करें। पहला तो काम आप यही करेंगे, भाषा प्रयोग करवाएंगे। अब भाषा प्रयोग में क्या करेंगे? बच्चे को कहानी सुनाएंगे, बच्चे को कविता सुनाएंगे, या उससे कहेंगे कविता बोलो, कविता सुनाओ। यहीं से शुरुआत करेंगे। पूरा शिक्षण की यही विधि है। जब एक बार वह भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया और भाषा के प्रयोग में उसकी मातृभाषा या जो उसकी अपनी, जैसे हम लोगों की अवधी भाषा है, उससे मिले जुले शब्दों का प्रयोग, उदाहरणों का प्रयोग करना हम शुरू कर देंगे। अधिगम में क्या करेंगे? बच्चे कैसे कैसे सीखेगा। और अर्जन में एक्विजिशन, फिर लिखे, इसी में लिखिए क्या लिखे हैं।
जबकि, कॉमा देकर के, जबकि अर्जन से तात्पर्य अर्जन को ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, एक्विजिशन, एक्विजिशन, AQU एक्विजिशन, एक्विजिशन, जबकि अर्जन से तात्पर्य बालक के भाषाई संबंधी कौशल से है। फिर नीचे लिखे, फिर नीचे लिखे, भाषा कौशल के मुख्य 4 बिंदु या मुख्य 4 पड़ाव, जो भी चाहे, चारों आप जानते ही हैं। हाँ, पड़ाव या बिंदु जो भी चाहे। नंबर 1, सुनेगा वो, पहले वो सुनेगा, लिसनिंग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे को खड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं किताब लो और जरा पढ़ो पाठ को, सब बच्चे सुने। एक राजा था, उसकी राजधानी यहां थी, उसके घोड़े थे, सुनना शुरू करें। और जब सुनेगा तो लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, बोलना, सुनने के बाद वो बोलेगा वो। अब उसे आप अक्षरों का ज्ञान करा दीजिए, अब उसे पढ़ने के लिए, रीडिंग बोलिए, पढ़ेगा। अगला पड़ाव पढ़ना, रीडिंग करे वो, और फिर अंत में अब वो राइटिंग करेगा। पहला जो बिंदु है लिसनिंग, और तीसरा जो बिंदु है रीडिंग, यह वह सीख रहा है। प्रारंभिक चरण, बाद में तो वो अब कौशल का भी विकास करेगा, लेकिन पहले और तीसरे चरण प्रारंभिक अवस्था में अधिगम से जुड़े हैं। और दूसरा और चौथा, प्रारंभिक अवस्था की हम बात कर रहे हैं, जब आप बड़े हो गए और आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें तो फिर बहुत कुछ हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था में पहला और तीसरा चरण लर्निंग से संबंधित है, जबकि दूसरा और चौथा चरण अर्जन से संबंधित है। इस बात को लिखिए। प्रारंभिक स्तर पर बच्चे के बाल केंद्रित कर रहे हैं आप, अपने ऊपर मत लीजिएगा, बच्चे के ऊपर। हाँ, पहला आप सुनना लिखे हैं, सुनना। और प्रारंभिक स्तर पर अधिगम का मुख्य संबंध सुनना एवं पढ़ने से है। अब हम लोगों को क्या करना है, पढ़ने में उसको क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे, और सुने तो सुनने में क्या क्या करेंगे, कैसे वो सुने, कविता, कहानी, हाँ। और जब वो पढ़ना शुरू कर रहा है, अक्षर ज्ञान करा रहे हैं, तो ऐसे चित्रों का या ऐसी चीजों से कोरिलेट करें, का से उसे कबूतर बताए, कबूतर उसने देखा है। और जब आप चित्र बना रहे होते हैं तो अमूर्त से मूर्त की ओर बच्चे का ध्यान ले जाते हैं। अमूर्त और मूर्त नहीं, अमूर्त जो ना दिखाई दे, जो नहीं दिखाई दे रहा है, और मूर्त जो दिखाई दे रहा है। तो कबूतर आपने बना दिया, मूर्त है। और एक थॉट आपने दिया, का, का से कबूतर, का माने कबूतर नहीं होता है। जैसे वो इंग्लिश वाले हमें सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, वो ठीक बोलते हैं, ए के लिए आई, आई, एप्पल, आई।
ये साउंड है, ए की साउंड ये है, ए नहीं है। ऐसे का नहीं है, वो का है। का से कार्य नहीं हो सकता, वो साउंड ही नहीं आ रही। कार्य में वो आप वो साउंड नहीं ला पा रहे हैं, वो ध्वनि नहीं ला पा रहे। कार्य का ना, का कबूतर, कबूतर, का ख ख। उस साउंड को लाने के लिए आप एक चित्र बच्चे को दिखा रहे हैं और बच्चा बोलना शुरू करेगा। पहले कबूतर, काबूतर, केबूतर, कबूतर, कुछ भी बोलेगा। जब वो बोलना शुरू कर दिया अब उसको हम रोकेंगे और हम बार बार उसको अभ्यास कराएंगे। कबूतर, कबूतर। और वो क की साउंड, इस मामले में अगर आप देखिए, हम तो प्रशंसा करेंगे जिनके पास उर्दू की नॉलेज अच्छी होगी। देखिए उनकी जुबान, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत अच्छा होता है। उसका कारण क्या है? जब आप हाफिज साहब के पास जाएंगे ना, तो पहले वो इसे पढ़ाते ही नहीं, पहले जुबान साफ कराते हैं। साउंड का परिचय 3 से 3.5 महीने। हम लोग डे 1 क्या करते हैं, बच्चे को का से कबूतर कर देते हैं। बच्चे को साउंड का परिचय ही नहीं हुआ, वो ध्वनि समझ ही नहीं पा रहा है कि का क में अंतर क्या है। वही चूक हो गई बच्चे से, और वो चला रहा है, वो चला रहा है बच्चे के साथ। चलिए एक आध सवाल और करते हैं। हाँ, यही यही रोक के रखिए, यही रोक के रखिए। अभी तो बहुत कुछ इसमें तो ठीक है ही, ये बड़ा वाला देख लिए। इसमें बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए लिख सही रहा है कि नहीं, थॉट पे मत जाइएगा। बच्चे का कर रहे हैं कि थॉट, उसने थॉट पे मत जाइए, लेखन का नहीं, सुंदरता पे मत जाइए। अक्षर का जो ज्ञान है उसे सही है कि नहीं, रेफ सही लगा रहा है, शा का सही प्रयोग कर रहा है, चा का प्रयोग कर रहा है, ये देखना है। बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं। अपने अनुभवों को लिखना, शुद्ध लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अगर आप उसे कोई पाठ आधारित देंगे तो रट्टा मार वाला लिख देगा, जो उसने पढ़ा है वही वही सब छाप देगा, तो आप तो जान नहीं पाएंगे उसकी। तो अपने अनुभव को लिखेगा, अनुभव को लिखेगा तो शब्द आएंगे, और शब्द आएंगे तो क्या उस ध्वनि का उस शब्द के रूप में उसे समझ है कि नहीं। पाठ आधारित दे दिए। जैसे आजकल ये जो विद्यालय है, जो जितने प्राइवेट स्कूल हैं, ये बच्चों को यही गड़बड़ कर दे रहे हैं। का या शब्द लिख दिए, कहे जाओ इसको लिखो, तो बच्चे की रटने की क्षमता तो बहुत बढ़ जा रही है। यानी क्लरिकल अप्रोच बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा है। आप उसे बता दीजिए तो वो उसको करने के लिए तैयार है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं खास करके आप देखिए, तो बढ़िया वो कपड़े पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, वही सिखाया गया उनको, होमवर्क अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी आएगी, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले विचलित होते हैं। हाल के वर्षों में इंग्लिश मीडियम के बच्चों में ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि 30 से 40 साल के बीच पहुंचते पहुंचते वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप ही नहीं की गई। हमेशा फॉलो करिए, ये आपने होमवर्क दे दिया, करके आइए, ये आइए, ये करके आइए। वो केवल फॉलो करते हैं, समस्याओं से जूझने की क्षमता उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। खैर जी, हाँ हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। जैसे आप बच्चों को बोल दिए कि जाओ तुम लोग अपना वहां पर, सबको बैठा के एक बच्चा, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है। बच्चे को समस्या समाधान की तरफ प्रेरित करना चाहिए। अपने मन से कोई कहानी लिख के लाओ। जैसे आपने क्रिया के कुछ शब्द दे दिए या कोई भी शब्द दे दिए कि ये है 5 शब्द, जाओ अब इस पे कहानी बना के लाना, छोटी कहानी। अब बच्चा सोचेगा कि कौन सी कहानी बनाए, क्या बनाए। और आपने कहा कि 10 पन्ना है, रट के लाओ, रट लिया। हम लोग इससे समस्या से, हाँ
कम संसाधनों के बाद भी आज जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो ज्यादा संघर्ष कर रहा है और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मजबूत बहुत है अंदर से। आप दो बच्चों को, एक जैसे हम लोगों के बच्चे हैं वो टिफिन मम्मी ये वो दुनिया भर का बवाल, और एक अपना वो बेसिक स्कूल का बच्चा, दोनों को अंधेरे में छोड़ दिया जाए रात में, मम्मी पापा जाए गाड़ी से उतार दे दोनों बच्चों को, 100 में 60 से 70% हमारा बेसिक का बच्चा आराम से उसी के ऊपर बैठ कर करके वो रोता रहेगा, उसको समझाएगा टेंशन न लो अभी आ रहे होंगे पापा आ रहे होंगे। उसके अंदर वो नेतागिरी वाले गुण हैं, OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी, डिसीजन लेने की क्षमता, वो विपरीत परिस्थितियों में। तो ये हमें करना होगा। खैर ये वाला एक कौशल आपका लिखने वाला हो गया और एक आपका बोलने वाला हो गया। ये जुड़ा है पढ़ने से, ये जुड़ा सुनने से। पहले सुनेगा तब बोलेगा, पहले पढ़ेगा तब लिखेगा। वैसे ही लंबा वाला देखेंगे तो आप लगाएंगे। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। कैसा माहौल है, माहौल देख के बात करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त, तो बहुत चुनौती है, बहरहाल बहुत बड़ी चुनौती है। मोबाइल से दूर रखना बहुत बड़ी चुनौती है ये। हाँ संभव ही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है। भाषा संसाधनों का अभाव है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। आपकी भाषा में एक तमिल वाला लड़का बैठा है, एक तेलुगु वाला बैठा है, हिंदी वाला बैठा है। अब आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे? सबकी मातृभाषा अलग अलग है और हिंदी आपको पढ़ाना है या हाँ कोई और भाषा पढ़ाना है, आप कैसे करेंगे? उसका उदाहरण कबूतर वाला देंगे तो वो कहेगा क्या, उसका उदाहरण देंगे तो वो कहेगा क्या। अब आप, ये चुनौती है और यही शिक्षक का कौशल होगा जब वो सबको एडजस्ट करके ले चलेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण लेगा जो सबके करीब करीब आएगा। आप देख रहे होंगे ना, आपकी टेट की हिंदी से कितना आसान है ये। न रटना है, न वो क्या लेखक रचनाकार कुछ नहीं करना है। वहां तो रटना है, सब पर्यायवाची तद्भव तत्सम सब रटना है। नहीं, कुछ चीज रटना भी है अभी आगे, ऐसा नहीं कि सब। समावेशी कक्षा समझ रहे हैं? तमिल वाला, तेलुगु वाला, अंग्रेजी वाला सब बैठा दिए हैं। एक गांव का बच्चा है, एक शहर का बच्चा है, कलेक्टर साहब का बच्चा है, किसान का बच्चा है। हाँ, आप सबको बैठाए हैं क्लास में। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के है? नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। इसी में दिक्कत आती है और नहीं है में, ये नहीं पूछ रहा है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बात सही है भाई, जब वो सीख रहे हैं तो उसी समय उनके नियम भी बन रहे हैं, आप वही बताते जाएंगे। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही बात। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, सही है। फिर आप वही नियम बनाए, व्याकरण के नियम सिद्धांत ज्ञान अंक, इससे परहेज है। नियम ज्ञान अंक तेज, बहुत तेज, इस सबसे परहेज है, ये गलत होगा। व्याकरण के नियम के सिखाने से बच्चों का, वैसे भी हम लोग हिंदी बोलते हैं कोई नियम नहीं जानते हैं,
बचपन में कोई नियम कहाँ, कौन सा व्याकरण सीखे थे। और अंग्रेजी पूरा पढ़ डाले, ट्यूशन भी कर लिए, आज तक अंग्रेजी नहीं बोल पाए, क्योंकि ग्रामर पर ही जोर रहा। भाषा के लिए भाषा का परिवेश होना जरूरी है। प्रतिकूल है लिख रहा है, ठीक है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, वही बहुसांस्कृतिक, अलग अलग कल्चर से लोग हैं, कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। भाषा में तो यही है, सही ये भी है, सही ये भी है। अगर दो आंसर कहता तो हम स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, तभी तो बच्चा हमारा शुद्ध सीखेगा। हाँ, अगर दो कहता तो हम इसको भी देते, फिर तीसरे में इसको लेते। इसको तो नहीं करेंगे, बच्चों को व्याकरण सिखाना। छोटे बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाया जाता है। व्याकरण आप सिखाइएगा 7-8 से या 9 से सिखाइए। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं। स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्ण, अब देखिए कंठस्थ, याद करना, नियम बताना, कंठस्थ करना, रटना, ये सबसे सख्त नफरत है सीटेट को। रटना, रटना शब्द है, कंठस्थ करना, याद करना, ये सबसे समझ, यह हर जगह समझ की बात करते हैं, गलत। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नहीं कहा है ना, नहीं, बाकी सब सही है, नहीं कहा है ना। अगर कहता है तो अभी हम एक 3 और ये कर देते, उसको हटा देते, वो उसकी बात। नहीं कहा है सीटेट में, नहीं कहा है तो नहीं में एक ये कंठस्थ याद करना, यह भी है, यह भी है, यह भी है, लेकिन प्रश्न का प्रारूप निगेटिव है, इसलिए उत्तर ये है बी। सही ये भी है, ये भी है, ये भी है। निगेटिव पूछा तो निगेटिव आंसर दिया जा रहा है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? प्राइवेट स्कूल, अभिभावकों को मम्मी पापा लिए सब परेशान हैं होमवर्क में, पूरा घर तबाह किए रहते हैं। आप बच्चे को क्लर्क बना रहे हैं, अफसर बना ही नहीं रहे। वैसे बच्चा कभी अफसर बन ही नहीं सकता है, जिसको आपने एकदम तबाह करके रखा है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इतना दीजिए कि बच्चा कर ले आराम से और इंटरेस्ट लेके करे, उसको मजा आए कि हाँ मुझे होमवर्क मिलना है। जैसे पहले हम लोग वो घोंटते थे अपना तख्ती और ये सब, मजा आता था, नहीं चमकाया जाता था, तो आप डेवलप करते थे, बैटरी तोड़ करके, ये करके, वो करके, थोड़ा सा यहाँ भी लगा करके, पापा मम्मी खुश रहे तो बच्चे को इंटरेस्ट आए। ना लगा तो लगा लीजिए कि लगे कि हाँ भाई बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है। सब लागू कर दीजिए अपने विद्यालय में। व्यक्त करना, अभिव्यक्त, व्यक्त में क्या क्या करेंगे? अर्जित जो किए वही करेंगे आप, जो अर्जित है। क्या देंगे किसी को? जो आपके पास रहेगा तो क्या क्या रहेगा आपके पास? सुनना आप लिए थे, पढ़ना लिए थे, और ये आप दे रहे। सर्वनाम में आप देखे थे वक्ता, हाँ वक्ता, आप वक्ता बनेंगे और लेखक बनेंगे ना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा, नहीं असत्य।
बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में, ठीक बात है भाई, अच्छा माहौल देंगे खुद ही भाषा सीखेगा वो। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, नहीं सहायक होता है, नहीं सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। पूछ रहा है असत्य है, नहीं तो सत्य है, वो सत्य है। ठीक बात है। असत्य, इसको ऐसे देखिए, सत्य क्या है? बच्चे, ये सही है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, नहीं। बच्चे सहज भाव से विद्यालय आते हैं, मस्ती में आते हैं एकदम। ये सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, सहायक नहीं होता है, सहायक नहीं। अच्छा, बच्चों के पास बहुत ज्ञान है, बस हमको उसको निकालना। बच्चे अपने परिवेश में बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं। तो बी 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 और सी में सी ज्यादा ठीक है। वैसे भी हम लोग का फार्मूला जो लंबा वाला है वो काम ही कर रहा है। भैया हमारे एकदम खुश है, लंबे वाले फार्मूले में सबसे टेक बैठ रहा है। लेकिन यह भी, अगर यह नहीं होता तो यही लगाते, ये वाला। जो हम लोग दी जाती है, हाँ, ये बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं। सहज भाव में, जटिल नहीं, सहज भाव में सीख के आते। जटिल और समृद्ध संरचना, सहज संरचना सीख के आते। माँ पिता भाई बहन, तो जटिल नहीं, सहज रहता है। बच्चे का जो ज्ञान होता है वो सहज होता है। अब इसमें तो यही लगाएंगे ज्यादा, सी। हाँ हाँ, भाषा कौशल के संदर्भ में, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। है ये भाई, जब आप सुनने नहीं देंगे तो कहां से बेचारा बोलेगा या लिखेगा या बोलेगा, वो तो है ही है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तकें आकर्षक बनती, ठीक बात है, लेकिन चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, चलिए ठीक बात है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त, अभी आपने कहा था कबूतर, अमूर्त, सही सब है साहब, सही सब है, लेकिन चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते। एक बड़ा उद्देश्य हमारा ये होता है, चित्र देने से बच्चे आकर्षित होते हैं। कबूतर उनको दिखा या खरगोश दिखा तो वो इंटरैक्ट करते ज्यादा अच्छा। अब कहाँ से कंप्यूटर लिख देंगे तो फिर उसको मजा नहीं आएगा उतना। चलिए, अब तो वो आ गया, गद्य और पद्य आ गया, सब तो बाद में देखा जाएगा। चलिए थोड़ा संधि करते हैं। संधि, कल टेस्ट हम लोग 4:10 पे शुरू करेंगे ना, 4:15। देखिए लेट आएंगे पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं बता दे रहा हूं पहले से। बाद में भागम भाग रहेगा, टेट नहीं। 6 बजे आप कहीं उतने बजे दे दे तो 15 मिनट क्या करेंगे? आप 4:10 पे आते हैं, 4:05 पे, तो अगर 4:30 पे शुरू करें 15 मिनट क्या करेंगे बता दीजिए, वो कर लिया जाएगा। या तो कहिए गणित की क्लास चला दे या पेडागॉजी चला दे, 4:45 पे शुरू करें, 2 सवा 2 घंटे लगेगा। 5 बजे
कर नहीं पाएंगे, भागेंगे। आइए थोड़ा सा एक आध दो इसको कर लिया जाए। टेस्ट देने के बाद केवल यूपीएस की क्लास चलेगी, पीएस फिर समय नहीं रहेगा। यूपीएस चलेगा, ठीक है। आधे घंटे पूरा चलाएंगे तो 8 बजा देंगे आप। 5:15 पे आप देना शुरू कर जाएंगे, पानी वानी 5:30, 2 7:30, 7:45, 8। सोच लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। अरे बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं, वो 7:30 पे एकदम। अच्छा चलिए इसको करते रहिए, सोचते रहिए दोनों चीज। संधि, संधि में आपने तय किया था 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब स्वर स्वर ध्वनियां टकराती है तो स्वर संधि, जब स्वर व्यंजन टकराएगा तो व्यंजन संधि, स्वर विसर्ग या व्यंजन विसर्ग टकराएगा तो विसर्ग संधि। फिर आप लोगों ने स्वर संधि हेडिंग बनाई थी और कहा कि जब दो स्वर ध्वनियों का मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होंगे तो उनकी टकराहट से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि में आपने 5 प्रकार हमको बताए थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयात स्वर संधि। उसमें आपने एक क्रम बनाया था कि जब यहां से यहां तक आ ई उ या री आपस में ही टकराएंगे हस्व रूप में या दीर्घ रूप में, तो सदैव इनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है और इसीलिए उसका नाम आपने हमें बताया था दीर्घ स्वर संधि। यानी आ धन आ या ई धन ई या उ धन उ या री धन री, तो सदैव इनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है। उसमें फिर दूसरा क्रम आपने बताया था कि अगर आ के बाद ई आ जाए अथवा उ आ जाए अथवा री आ जाए तो गुण स्वर संधि होगी। आ और ई मिलकर के ए बनेंगे, आ और उ मिलकर के ओ बनेंगे, आ और री मिलकर के आर बनेंगे। पहले वाले में आपने यहां ये वाला क्लब बनाया था, दूसरा आ के बाद ये बनाया था, तीसरा क्लब आपने कहा था कि जब आ के बाद ए अथवा ओ आएगा तो वृद्धि स्वर संधि होगी। आ और ए मिलकर के ए बनाएंगे, आ और ओ मिलकर के औ बनाएंगे। ये तीसरा क्लब था। फिर आप गए ऊपर कि अब भाई पहले शब्द के अंत में ई लिया जाए तो ई उ अथवा री के बाद इनके स्वयं से भिन्न क्यों, स्वयं में तो आपने ले ही लिया था दीर्घ में, स्वयं से भिन्न अगर कोई स्वर आएगा तो यहां यण स्वर संधि होगी और ई का रूपांतरण या में हो जाएगा, उ का रूपांतरण वा में हो जाएगा और री का रूपांतरण रा में हो जाएगा। ये आपने चौथा बना दिया। फिर पांचवा आपने बनाया ए ओ औ, यानी पहले शब्द के अंत में ए हो अथवा ओ हो और दूसरे शब्द के पहले इनसे भिन्न कोई होगा तो वहां अयाद स्वर संधि होगी और उस स्थिति में ए का रूपांतरण अय में, अय का रूपांतरण आय में, ओ का रूपांतरण औ में और औ का रूपांतरण आव में हो जाएगा। ये बातचीत हम लोगों की हुई थी। फिर हम लोगों ने अपना शुरू किया था पहले पॉइंट से, जिसमें आ धन आ बराबर आ, ये वाला शायद हो चुका है ना, कंप्लीट हो गया। इसमें चारों हो गए। ई धन ई ये भी हो गया है।
कंप्लीट हो गया चारों? चारों दो। अच्छा, दो में एक ये हुआ होगा दोनों हर्ष में, और एक ये दोनों हो गए। तीसरा बना दीजिए। पहला आप दीर्घ ले लीजिए और दूसरा ह्रस्व ले लीजिए, ये वाला बना दीजिए। नदी धन इंद्र, नदी धन इंद्र। अगर किसी को आपत्ति है, मैंने लिखा है नदी धन इंद्र, तो तुरंत इसको रिजॉल्व कर लिया जाए यहीं पर, तुरंत इसका मतलब उपचारात्मक शिक्षण यहीं पर हो जाए। अच्छा हाँ सॉरी, और कोई आपत्ति अगर किसी को है तो वो भी बता दीजिए, तुरंत इसका समाधान हो जाएगा। इंद्र, फिर आपने दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया कर दी, उठा करके आप पेस्ट कर दे रहे हैं नदींद्र। बहुत शुरुआत में आपने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उसमें पहला व्यंजन जो होगा वह स्वर विहीन होगा। द्रा, प्रतापगढ़ है, ये परतापगढ़ है, ये प्रा है प्रतापगढ़, ये द्रा है, हटा देंगे हलंत दर हो जाएगा, हलंत हटा देंगे पर हो जाएगा परतापगढ़। यानी अगर कोई बच्चा प्रतापगढ़ को परतापगढ़ पढ़ रहा है तो क्या समस्या आप चिन्हित कर पा रहे हैं? यानी उसे संयुक्त व्यंजन समझने में जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाया है। और मुझे तो खुशी है कि आपने पहले दिन ही मुझे बता दिया। संयुक्त व्यंजन कोई भी होगा, अरे भाई आप ही तो बताए थे छा को, त्रा को भी आप हमको बताए थे। अभी हलंत हटाएंगे तर हो जाएगा, और है मामला त्रा का। वैसे ही आप इसको भी बताए थे ज्या, और आप श्रा भी ऐसे ही बताए थे। श्रा, और हटा देंगे शर हो जाएगा। अभी शर, एक इसमें और बता दीजिए हमको, बस इसको हटा दिया। दीर्घ ई हसुई, कवि तो छोटी ही है। जैसे पहले गांवों में दादा वादा से कोई चीज पूछी जाए और ना पता रहे तो वो करते थे, वैसे कर रही हूं मैडम। हमने पूछा इसका उदाहरण क्या, कवींद्र? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, रवि तो वाह है, वाह में छोटी है, बड़ी बताइए। महींद्र, मही माने राजा, राजा महींद्र बनाइए, मही धनेन्द्र, मही 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 माने धरा, अरे मही माने राजा, मही पूछ रहे, मही माने धरा मतलब पृथ्वी। मही, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मही को मह बना दीजिए, बना दीजिए, मही को मह बना दीजिए, इंद्र से अपना ई ले लीजिए, दोनों को मिला के महींद्र बना दीजिए। एक इसमें और बचा हुआ है ना, मेरे ख्याल से ये वाला बचा है क्या, यही वाला बचा है ना, ह्रस्व दीर्घ ना, हाँ इसी को बना दीजिए। अब इसमें आप बना लीजिए अपना
रवि धन ईश, आप बना दीजिए, रवि को रव बना दीजिए, बनाए क्या बेटा? अरे ये सब हमसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये तो हम लोग जबरदस्ती अपना एग्जॉस्टिव जो है कर रहे हैं। इसे थोड़ी पूछेगा कि छोटा ई कि बड़ा ई, डायरेक्ट आपको बताना है, वो तो आप बता ही लेंगे। ये तो जानबूझ करके एग्जॉस्टिव ज्यादा ज्यादा शब्दों का हमें समझ हो जाए। और मेरा विश्वास है कि अगर हम लोग संधि जैसे एग्जॉस्टिव कर रहे हैं, ऐसे उपसर्ग प्रत्यय और समास कर लिए, समस्या समाप्त। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बना थे? इंद्र बना रहे थे ना? अच्छा जो भी, अच्छा हाँ ईश, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बस रवीश, कपीश, कपिधन ईश, अब आते हैं ऊ पे आ जाए ना, हो गया, आ हो गया, ऊ हो गया, ई हो गया। इसमें भी चार डायरेक्ट करा दे क्या? छोड़ दे, चार ना कराएं, डायरेक्ट। हाँ चलिए लीजिए, भानु धन उदय, भानुदय, आप लोग जो बच्चों को किताब पढ़ाते हैं बेसिक में, उसमें पहले अशुद्धि थी, अभी का हमको नहीं पता है सही हुआ कि नहीं, शायद हो गया है। आप लघुत्तम ऐसे लिखते हैं, लघुत्तम और महत्तम अशुद्ध है, अशुद्ध है। लघु धन उत्तम, हाँ तो सही करना चाहिए। यद्यपि वो लोग थोड़ा चालाकी किए हैं, अब हमको जो लगता है, एक आध बार कोई बता रहा था, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप कर दे रहे हैं, जब गैप कर देंगे तो सही हो जाए। यानी संधि नहीं करवा रहे हैं, लघु अधर ले लिए, तम अलग ले लिए, अगर हल्का सा गैप दे दिए तो अलग कर दिए, दोनों तो बच गए। वो किया है शायद आपके यहाँ, कर दिया है, अब कर दिए। लेकिन अगर एक साथ आपने कर दिया एक शिरोरेखा के अंदर, तो अशुद्ध है, आपको लघुत्तम लिखना पड़ेगा। या तो आप गैप मारिए बीच में लघु के बाद, और एक शिरोरेखा में अगर ले लिए हैं तो आपको बड़ा ऊ लिखना पड़ेगा, लघुत्तम। एक इसमें और बना लीजिए, हाँ लघुत्तम, हाँ लघुत्तम, ये बना तो दिया आपने, ये आपने बनाया है, एक बना दीजिए, भूधन ऊर्जा, भूर्जा, भूर्जा, भू को भा बना दीजिए, ऊ को बाहर ले लीजिए, ऊर्जा से ऊ ले लीजिए, ऊर्जा। एक पूछा है हमारे यहाँ, लघु धन ऊर्मी, हाँ ऊर्मी माने लिख लीजिए, ऊर्मी माने होता तरंग, तरंग। समुद्र ऊर्मी करेंगे तो समुद्र की तरंग हो जाएगी,
जल में करेंगे तो जलोर में हो जाएगी, जल की तरंग। लघु मानी छोटी तरंग, लघूर्मी। ये पूछा है हमारे यहां, सीटेट ने पूछा है, यूपी टेट ने भी पूछा है। लघूर्मी, ऊर्मी माने तरंग, उर हाँ ऊर्मी, ऊर्मी। ऊर्मी माने हृदय भी होता है, हृदय। हाँ उर्मी, हृदय में। उर्मी माने हृदय में, जो उर्मिला हृदय में, उर्मिला जो शब्द बना है, उर्मी। उर्मिला लक्ष्मण जी की, और उर्मी माने तरंग। एक और बना लीजिए, एक ऊष्मा से बना दीजिए। हाँ ऊष्मा से बना दीजिए, लघुष्मा। लघुष्मा इसका, ये इसका कि वो, इसका। उर्म जैसे वही, और मी में तो कोई अंतर है नहीं। ये रा यहां थोड़ी है, यहां है साहब ना, लघूर मी। लघूर, रा पहले है, तो रा पहले लिखेंगे, और ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा अक्षर व्यंजन के पहले लग जाती है, वो मात्रा है तो बाद में ना। अरे का में भी तो यही आप किए थे, कि में क्या किए थे, व्यंजन में ई की मात्रा, ऐसा थोड़ी है कि ये ई पहले है। वो तो ई की मात्रा का आपने ऐसा बनाया है कि उसके पहले लगाइएगा तो छोटी मात्रा, और इसके बाद लगाइएगा तो बड़ी मात्रा। वो तो आपने संकेत ऐसा बनाया है, तो उसके पहले आ गया, इसका मतलब ई थोड़ी पहले है। मी, ई, ई, ई बाद में आपका है। ऐसा नहीं कि आप ई पहले लिखेंगे का बाद, अरे तो इक हो जाएगा, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इक हो गया ये। जैसे कारक में आपने किया था, विभक्ति के साथ आप गए थे, वैसे स्वर जब व्यंजन के साथ जाता है तो स्वयं न जाकर के अपनी मात्रा के साथ जाता है। यही तो आप करते हैं, केवल आ को छोड़ दिए हैं। जैसे आप का लिखे तो आ को छोड़े रहते हैं भाई, बाकी सब तो आप मात्रा के साथ ही जाते हैं। मात्रा के साथ ही तो जा रहे हैं, स्वर थोड़ी आता। कारक में भी यही आप किए थे, विभक्ति के साथ गए। कर्ता ने, राम ने, तो राम के साथ कर्ता थोड़ी लिखते, राम ने, राम कर्ता नहीं लिखते, राम ने अपनी विभक्ति के साथ। वैसे ये एक इसमें और मार दीजिए, भूष्मा मार दीजिए, कोई लघुष्मा मार दीजिए, लघुष्मा कर दीजिए कोई भी, बस हो गया। एक री का बना लीजिए, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। री का, एक री का, री री री, इसमें तो ज्यादा बनाना भी नहीं है, बहुत आसान है। पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, पितृ को बना देंगे पित, री री, पितृण, पितृण नहीं पितृण, री री री, पितृण, मातृण, भातृण, जितने बनाने हैं सब ऐसे ही बनेंगे। भातृण, मातृण, पितृण, सब ऐसे ही बनेंगे। तीन ऋण है ना, कौन कौन से, तीन तीन से, तीन ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, और पितृ ऋण। और मातृ ऋण क्यों नहीं है?
हमारे धर्म में 3 ऋण बताए गए हैं ना, जिससे उऋण होना आवश्यक है, तभी मोक्ष मिलेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर 3 में से कोई बचा रह गया तो देव ऋण, देवताओं का, दूसरा ऋषि ऋण, पशु पक्षी ये सब जितने भी हैं, और तीसरा पिता का ऋण, पितृ ऋण। माता कहाँ गई? माता का ऋण ऐसा है जो हम चुका ही नहीं सकते, इसलिए उसको ऋण की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। बाकी ऋण से ऋण हुआ जा सकता है, हो ना हो हमारे ऊपर है, मात्र ऋण को ऋण की श्रेणी में रखा ही नहीं गया, क्योंकि उस ऋण से कभी ऋण हुआ ही नहीं जा